भारत विश्व के सबसे प्राचीन राष्ट्रों में से एक है। सर्वप्रथम सर्वोत्तम भाषा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों द्वारा जो मजबूत नींव हमारे मातृभूमि की है, उसका ना तो कोई मुकाबला था और ना ही कभी होगा। ये राष्ट्र है समतावाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता और विविधता में एकता जैसे अनमोल आभूषणों से लिपटा, जहाँ हर मनुष्य को अपने आस्था के आधार पर धर्म चुनने और करने का अधिकार है। यहाँ के हर लोग संपूर्ण राष्ट्र में हर संस्कृति व सभ्यता को अंतर्मन से स्वीकारते हैं व सम्मान देते हैं। ये राष्ट्र है जहाँ विविध धर्म, जाति, संप्रदाय, संस्कृति के लोग एकता के एक अनूठे सूत्र में बंधे रहना पसंद करते हैं। लेकिन 18वीं व 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश राज्य ने जो अपनी ही सभ्यता को सर्वोत्तम मानने व मनवाने का टंका पूरे विश्व भर में फैलाया था, इसे हम चाहे न चाहे अनदेखा भी नहीं कर सकते। जो जड़ें उन्होंने उस वक्त हमारी मिट्टी में गाड़ी थी, वो कहीं न कहीं आज भी फलते फूलते नजर आती है। न जाने क्यों हम लोगों ने उसी सभ्यता संस्कृति को आधुनिकीकरण व प्रगति का नाम दे दिया है। क्या वो सच में हमारी प्रगति है? इस पर गौर फरमाना मुझे अत्यंत आवश्यक नजर आता है। उदाहरण के तौर पर, पहला, संस्कृत विश्व की सर्वोत्तम भाषा है और संस्कृत व्याकरण सबसे शुद्ध व समृद्ध है। ऐसा बेजोड़ व्याकरण आज तक किसी और भाषा का नहीं बन पाया है। हिंदी व भारत की अनेक भाषाएं संस्कृत की ही देन है, जिन्हें आज हम बोलना अपने आन बान और शान के खिलाफ समझते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों का तो रुतबा ही अलग होता है। इसके दुष्प्रभाव, हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। हमारे देश में हम खुद ही अपनी भाषाओं का सम्मान नहीं करते। संस्कृत न जानने और न समझने के कारण हम और हमारी भावी पीढ़ी हमारे अनमोल खजाने, ग्रंथों, वेदों को पढ़ने और समझने से वंचित रह जाएंगे, जिनके पीछे पूरा विश्व, पूरा पश्चिमी महाद्वीप पड़ा है, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि इन ग्रंथों में, इन वेदों उपनिषदों में कुछ ऐसे रहस्य, वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपे हैं, जिन्हें उनके शोध से अगले 500,000 सालों में भी नहीं खोजा जा सकता। इसके निवारण हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है कि हर परिवार में माता पिता अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा ही सिखाए, न कि अंग्रेजी, और हर विद्यालय में संस्कृत को एक मुख्य भाषा के रूप में हर बच्चे को पढ़ाया जाए। दूसरा, कर्तव्यनिष्ठ भारत की संस्कृति, जहाँ संयुक्त परिवार, विवाह, माता पिता का मान सम्मान, दादा दादी की प्रेरणात्मक कहानियाँ, साधु संतों के सुविचार हमारे संस्कार हुआ करते थे, वहीं आज मूल परिवार, प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप, सोशल मीडिया चैट्स, फेसबुक, यूट्यूब, वेब सीरीज़ और टीवी ने ले ली है। सच माने तो हम स्वयं के ही दोषी हैं। क्या हम सच में नहीं जानते कैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, या हम जानबूझ के अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं? आधे अधूरे कपड़े पहन के जो अशिष्ट सीन्स चलचित्रों में दिखाए जाते हैं, आज वही तो हो रहा है प्री वेडिंग शूट्स में। क्यों हम इसे देखें? क्यों हम इसे स्वीकारें? क्या हम नहीं जानते ये गलत है? मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमारी भावी पीढ़ी को पूरी तरह से नशेलू बना के रख दिया है। ऐसा नशा जिससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। ये हमारी गलती है कि हमने किसी और की सोच को अपने ऊपर हावी होने दिया है। हम अपनी सोच को खुद ही नियंत्रण में रखें, सही सोच रखें, इसी में हमारी और हमारे देश की उन्नति है। तीसरा दुष्प्रभाव हमारे भोजन व रहन सहन पर है। आज हम सभी पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, फ्रेंच फ्राइज़, आइसक्रीम्स खाना पसंद करते हैं। घर का शुद्ध स्वादिष्ट खाना हमें रास नहीं आता। हर रोज़ नए नए आइटम्स, नए नए खान पान के शौक़ बढ़ते जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव ऐसा है कि हम संयमी नहीं रहे। खान पान में संयम करना हमें पसंद नहीं। हम सात्विक खाने के मुकाबले तामसिक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। शुद्ध भोजन करने से विचार में शुद्धता रहती है। हल्का खाना खाने से शरीर में चुस्ती और स्फूर्ति बनी रहती है। इसके लिए माताएं शुद्ध मन से, पवित्र विचारों से खाना बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं।
और बच्चों को छोटी उम्र से ही अगर त्याग करना सिखाया जाए तो बच्चे खाने के बीच में त्याग करने के कारण वो चॉकलेट्स, चिप्स, कुरकुरे, जूस ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। आज फटे जीन्स को स्टाइल और फैशन माना जाता है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में जो वस्त्र पहने जाते हैं वो हमारी सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। फैशन व पश्चिमी सभ्यता के अंधकार में फटे हुए कपड़ों को पैसे देकर खरीदने की कहाँ तक की समझदारी है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली हमारे भारत की थी। शिक्षा का अगर कहीं बीजारोपण हुआ था तो वो हमारी मिट्टी में हुआ था। तक्षशिला महाविश्वविद्यालय, नालंदा महाविश्वविद्यालय ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण माना गया था इस धरती पर। केवल 7 से 8 साल मात्र अध्ययन से हमारे पूर्वजों ने जितना चैतन्य अपने आप में जागृत किया था वो आज 20 साल की कड़ी मेहनत से भी नहीं हो पाता। जिस पश्चिमी शैक्षिक सभ्यता को हम लोग सर्वोत्तम मानकर अपने बच्चों को पहली से 10वीं तक गणित पढ़ाते हैं, वो गणित वैदिक गणित के माध्यम से केवल 2 साल का कोर्स है। आपको ये जानकर हैरानी होगी। अंत में करियर ओरिएंटेड लेडीज़ की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि करियर बनाना गलत नहीं है, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन अपने करियर की होड़ में अपने परिवार को, अपने बच्चों के लालन पालन को किसी और के हाथ में सौंप देना, उनका ध्यान नहीं रखना, हम महिलाएं हैं, महिलाओं की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करना, ये गलत है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं खाना बनाना पसंद नहीं करती है, अपने बच्चों के लिए केयरटेकर्स रखती हैं। सास ससुर और बुज़ुर्गों को नर्सेस और मेड्स के हवाले छोड़ देते हैं। तो परिवार की परिस्थिति अनुसार हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हमारी सर्वप्रथम जिम्मेदारी हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य होने चाहिए। क्योंकि अगर आज हम अपने परिवार की देख रेख नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमारी देख रेख नहीं करेंगे। इसलिए अपनी भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों का बीजारोपण हमें अपने घर से ही करना है। हम पहले स्वयं को देखें और सुधारें, फिर अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करें। हम इस बात को ज़रूर समझें कि पश्चिमी सभ्यता हमारे लिए उन्नति का कारण नहीं, अवनति का कारण ज़रूर बनेगी।